नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोबाइल कंपनी सैमसंग ने दिया चीन को बड़ा झटका। भारत में लगाएगी मोबाइल डिस्प्ले यूनिट, 4,825 करोड़ का करेगी निवेश। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी राम मंदिर की झांकी, राजपथ पर गरजेगा रफाल लड़ाकू विमान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह से पहले मोहन भागवत आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर और 2 साल में 5वीं है विजिट। तो दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बंगाल के दौरे पर हैं और बंगाल चुनाव की भी यहां पर शंखनाद हो चुका है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सैमसंग ने दिया चीन को झटका, भारत में लगाएगी मोबाइल डिस्प्ले यूनिट, 4,825 करोड़ का करेगी निवेश। जी हां दोस्तों, दुनिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में शुमार सैमसंग अब उत्तर प्रदेश में मोबाइल डिस्प्ले उत्पादों का निर्माण करेगी। सैमसंग की यह यूनिट इससे पहले चीन में स्थापित थी। नोएडा में स्थापित होने जा रहे सैमसंग के इस नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना से प्रदेश में करीब 4,825 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यही नहीं, भारत OLED तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश भी बन जाएगा। चीन को सैमसंग का बड़ा झटका। सैमसंग की नोएडा में स्थापित होने वाली मोबाइल डिस्प्ले यूनिट को चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वियतनाम और दक्षिण कोरिया के बाद नोएडा में यह सैमसंग की तीसरी यूनिट होगी। चीन में अपना डिस्प्ले यूनिट बंद करने के बाद सैमसंग ने उसे भारत लाने का फैसला किया है। चीन से निकलने की योजना बना रही करीब 1,000 कंपनियों पर भारत की नजर है। इसमें से करीब 300 कंपनियां गंभीरत से भारत आने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के निवेश मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि भारी भरकम निवेश और औद्योगिक विकास को देखते हुए योगी सरकार ने सैमसंग के इस प्रोजेक्ट को विशेष प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को रियायतें दी हैं, उसे यूपी में भी अमल में लाया गया है। सैमसंग अभी तक 3 देशों वियतनाम, चीन और दक्षिण कोरिया में मोबाइल डिस्प्ले बनाती है। अब यह यूपी के नोएडा में बनाए जाने से यूपी देश में मोबाइल डिस्प्ले निर्माण में नंबर 1 पर हो जाएगा। शुक्रवार को प्रदेश कैबिनेट ने इस संबंध में निर्णय लिया। स्टाम्प शुल्क में छूट भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के निर्णयानुसार सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत पूंजी उत्पादन, भूमि हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की अनुमन्यता होगी। चीन से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश आ रही इस परियोजना को पूंजी उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्थित पूंजी निवेश में पुरानी मशीनों की लागत को भी अनुमन्य किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी राम मंदिर की झांकी, राजपथ पर गरजेगा राफेल लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में अयोध्या की भी झांकी नजर आ सकती है, जिसमें राम मंदिर के मॉडल को भी प्रदर्शित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय विभिन्न प्रदेशों की झांकियों को जल्द मंजूरी देगा। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश से अयोध्या की झांकी का प्रस्ताव किया गया है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या थीम पर आधारित होगी। इस झांकी में अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव भी दर्शाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक झांकी के दौरान अयोध्या में होने वाली अनवरत रामलीला के मंचन का दृश्य होगा। इसके अलावा राफेल लड़ाकू विमान को भी परेड में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस साल राफेल लड़ाकू विमान का 2 जत्था फ्रांस से भारत आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल कोरोना संक्रमण के बीच अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। राम मंदिर निर्माण बीजेपी के घोषणा पत्र में रहा है। पार्टी राम मंदिर का निर्माण अपनी सरकार की उपलब्धि मानती है। इतना ही नहीं, राफेल डील को लेकर भी मोदी सरकार पर विपक्ष ने कई आरोप लगाए, बावजूद सरकार पीछे नहीं हटी। हाल ही में इसे वायुसेना के बारे में शामिल किया गया। पिछले साल के गणतंत्र दिवस की परेड में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर आकर्षण का मुख्य केंद्र थे। ये दोनों हेलीकॉप्टर पहली बार फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिए। अमेरिका में बिना चिनूक हेलीकॉप्टर को पिछले साल यानी मार्च 2019 में वायुसेना में शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 4 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह से पहले मोहन भागवत आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर, 2 साल में 5वीं विजिट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शनिवार से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं। खास बात यह है कि हाल में जेपी नड्डा 2 दिन का बंगाल दौरा कर चुके हैं और 19 तारीख से गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं। लेकिन इन सबके बीच मोहन भागवत के बंगाल जाने से सियासी हलचल और तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद 5वां दौरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 12 दिसंबर से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं।
दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद मोहन भागवत का बंगाल में ये 5वां दौरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बीजेपी में बड़े पैमाने पर संगठन विस्तार की तैयारी। 28 दिसंबर से जेपी नड्डा करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 28 दिसंबर से आरंभ होने वाले 2 दिवसीय दौरे से पूर्व उत्तर प्रदेश भाजपा में संगठन विस्तार की तैयारी है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति के अलावा मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रदेश प्रमुखों की तैनाती भी होगी। सबसे अधिक खींचतान भारतीय जनता युवा मोर्चा व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए है। वहीं किसान व अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए दमदार नेता की तलाश जारी है। बता दें कि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और सह संगठन महामंत्रियों की नियुक्ति के बाद से संगठन विस्तार की गतिविधियां तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल नियुक्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि सब कुछ तैयार है, बस निर्णय लेना है जो जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि विस्तार की तैयारी है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति के अलावा मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रदेश प्रमुखों की तैनाती भी होगी। सबसे अधिक खींचतान भारतीय जनता युवा मोर्चा व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए है। वहीं किसान मोर्चा व अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए पार्टी दमखम वाले नेता की तलाश कर रही है। सूत्रों का कहना है भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आधा दर्जन से अधिक दावेदार जोड़ तोड़ में लगे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा की बी टीम कहलाने वाले भाजयुमो की कमान ब्राह्मण अथवा ठाकुर समाज के कार्यकर्ता को सौंपी जा सकती है। दावेदारों में जिन नामों की चर्चा जोरों पर है उसमें प्रांशु दत्त त्रिवेदी, मिथिलेश त्रिपाठी, अभिषेक कौशिक, वरुण गोयल, हर्षवर्धन सिंह और कमलेश मिश्रा का नाम प्रमुख है। महिला मोर्चा में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह का कार्यकाल बढ़ाने की पैरोकारी में एक वर्ग जुटा है। वहीं अर्चना मिश्रा का ब्राह्मण कोटे में दायित्व सौंपे जाने की उम्मीद बताई जा रही है। रश्मि रावल पर भी पार्टी की निगाहें हैं। किसान मोर्चे को लेकर कश्मकश जारी है। किसान आंदोलन को देखते हुए पार्टी दमखम वाले नेता ढूंढ रही है। वहीं दलित पॉलिटिक्स पर भी पार्टी ध्यान दे रही है। पार्टी उसी को टिकट देगी जो दलित समाज को संदेश दे सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, अब सभी अड़चनें दूर की जा रही हैं, मेरे देश के किसानों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए हमने दीवारें देखी हैं, अब है सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, इससे उन्हें फायदा होगा। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर और उनसे जुड़े अन्य सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच हमने दीवारें देखी हैं, अब है सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा, इन सबसे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। इन सबका सबसे ज्यादा फायदा मेरे देश के किसानों को होने वाला है। अनुभव रहा है कि पहले के समय की नीतियों ने कई क्षेत्रों में अदक्षता को संरक्षण दिया, नए प्रयोग करने से रोका, जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर क्षेत्र में दक्षता को बढ़ावा देता है। दुनिया का जो विश्वास बीते 6 वर्षों में भारत पर बना था वो बीते महीनों में और मजबूत हुआ है। एफडीआई हो या एफपीआई, विदेशी निवेशकों ने भारत में रिकॉर्ड निवेश किया है और निरंतर कर रहे हैं। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया। आज इसका नतीजा देश और दुनिया देख रही है। भारत ने जिस तरह बीते कुछ महीनों में एकजुट होकर काम किया, स्थितियों को संभाला है, उसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। बीते महीनों में दुनिया का विश्वास भारत पर और मजबूत हुआ है। विदेशी निवेशकों ने भारत में रिकॉर्ड निवेश किया है और निरंतर कर रहे हैं। आज प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लोकल के लिए वोकल होकर काम कर रहा है। पिछले 6 वर्षों में भारत ने भी ऐसी ही सरकार देखी है जो सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को समर्पित है, जो हर स्तर पर देशवासियों को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। भारत ने जिस तरह बीते कुछ महीनों में एकजुट होकर काम किया, नीतियां बनाई, निर्णय लिए हैं, स्थितियों को संभाला है, उसने पूरी दुनिया को चकित करके रख दिया है। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया। आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। हम लोगों ने 2020 के मैच में तेजी के साथ बहुत कुछ बदलते देखा है। देश दुनिया इतने उतार चढ़ाव से गुजरी है कि कुछ वर्षों बाद जब हम कोरोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन ही नहीं आएगा। जितनी तेजी से हालात बिगड़े उतनी ही तेजी के साथ सुधर भी रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
दक्षिण चीन सागर में पहुंचे अमेरिकी युद्धपोत, चीन ने दागी मिसाइलें। जी हां दोस्तों, चीन ने अपनी आक्रामकता दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। दक्षिण चीन सागर को लेकर दुनिया के कई देशों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीन के दावे को ये देश गलत करार देते हैं और उसे चुनौती भी देते रहते हैं। इसी कड़ी में जब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जहाज दाखिल हुए तो चीन के जंगी जहाजों ने लाइव फायर ड्रिल कर डाली। साउथ चाइना सी प्रोबिंग इनिशिएटिव के मुताबिक अमेरिका की यूएसएस मार्किन आइलैंड और यूएसएस सामरसेट इस क्षेत्र में दाखिल हो गए। SCSPI पेजिंग आधारित थिंक टैंक के जो दक्षिणी चीन सागर में पश्चिमी सेना के मूवमेंट को ट्रैक करता है, समूह ने एक ग्राफिक तैयार किया है जिसके मुताबिक एक जहाज ताइवान के दक्षिण से आया और दूसरे फिलीपींस की ओर से। इसके बाद चीन ने लाइन फायर अभ्यास कर डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रिल का पहले से कोई प्लान नहीं था। इसमें लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। टाइप 056A, इंशी, योंगचोउ और गोंगयुआन छोटे जंगी जहाजों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चीनी सेना के GS7 टीवी के मुताबिक इस ऑपरेशन में डमी दुश्मन के जहाजों को उड़ाया गया और मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट किए गए। इसके साथ वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें चीनी जहाज आग के गोले उगल रहे थे। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को नकारते रहे हैं। इसे साबित करने के लिए वे समय समय पर यहाँ अपने जहाज भेजते रहते हैं। चीन इसे ताकत दिखाकर डराने की कार्रवाई बताता है। चीन की प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन को अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब नहीं बचेगा चीन, भारत ने हिंद महासागर में तैनात किए 120 से ज्यादा युद्धपोत। जी हां दोस्तों, भारत में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए हिंद महासागर में 120 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं। इस समय चीन विश्व शांति के लिए बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है। उसकी नापाक मंशा को देखते हुए दुनिया के ताकतवर देश गोलबंद हो गए हैं। इसी वजह से हिंद महासागर क्षेत्र में अब 120 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हो चुके हैं। इस बारे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने जानकारी दी है। उन्होंने भारत और एशिया के साथ साथ वैश्विक शांति की दृष्टि से हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व का जिक्र किया है। जनरल रावत ने कहा कि आज भारत बढ़ी हुई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और शांति और स्थिरता के लिए सबसे अच्छा गारंटर है। हालांकि रावत ने पिछले 7 महीनों से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ चीन के साथ चल रहे गतिरोध का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र के कई संदर्भों में एशियाई पड़ोसी का इशारों में जिक्र जरूर किया। जनरल रावत ने ये बातें ग्लोबल डायलॉग सिक्योरिटी समिट में अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने वैश्विक दबदबे के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा विषय पर बोलते हुए कहा कि हाल के वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र को प्रभावित करने की प्रतिस्पर्धा ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। अभी क्षेत्र से इतर से आए 120 से ज्यादा युद्धपोत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अलग अलग मिशनों के लिए तैनात हैं। विवादों को दिए जाएं तो क्षेत्र में अब तक शांति बनी रही है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में इस क्षेत्र से बाहर के देशों ने भी अपने युद्धपोत भेज रखे हैं। ये युद्धपोत अलग अलग मिशनों को अंजाम दे रहे हैं। CDS ने कहा कि क्षेत्र के ज्यादातर देश उन्नत संपर्क साधनों और समुद्री अर्थव्यवस्था का दोहन कर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ पाने की फिराक में हैं, जिसके लिए आधारभूत ढांचों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्र और बाहर की ताकतों ने वैश्विक राजनीति को संतुलित रखने और उसे अपने प्रभाव में लेने के लिए इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर इस बार चीनी सेना ने गुस्ताखी की तो तबाही का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ दोस्तों, LAC पर फिर वही चीन, फिर वही साजिश, फिर वैसी ही विनाशक विध्वंसक तैयारी जिसके लिए कुख्यात है पड़ोसी मुल्क। LAC पर भारत के पर्वत वीरों से बार बार पिटकर, हड्डियां तुड़वाकर, कड़कड़ाती ठंड में बर्फ में छिपकर ड्रैगन अभी भी जिंदा है। उसकी हर हरकत युद्ध की तरफ ही इशारा कर रही है। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर बीजिंग तक फिर से बड़ी जंगी तैयार कर रहा है। एटमी अटैक की साजिश रच रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों मुल्कों में तनाव का मीटर बेहिसाब रफ्तार से ऊपर जा रहा है। भारत भी अपनी महाबली सेना और लड़ाकू विमान लेकर घातक युद्ध के लिए तैयार है। इस बार लाल बादशाह एटमी युद्ध करने के लिए बेचैन है और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिनपिंग के जनरलों ने परमाणु बमों का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है। परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को और तेज कर दिया है। अमेरिका से जारी हुई एक रिपोर्ट में इसका सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिनपिंग के परमाणु वैज्ञानिक नए परमाणु हथियारों को विकसित कर रहे हैं। पानी के अंदर परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए बड़ी संख्या में पनडुब्बियों का भी निर्माण कर रहे हैं। दावा किया गया है कि चीन के पास 350 एक्टिव परमाणु बम है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में चीन के सभी परमाणु बमों और उनकी ताकत के बारे में भी बताया गया है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये शत्रु देश की साजिश का हिस्सा है, क्योंकि चंद महीने पहले कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि चीन और हिंदुस्तान के बीच युद्ध में परमाणु प्रहार हो सकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा काल्पनिक और मनगढ़ंत डोजियर वितरित कर रहा। जी हां दोस्तों, दुष्प्रचार के पाकिस्तान के आरोप पर
और भारत ने शुक्रवार को पलटवार किया। भारत ने कहा कि दुष्प्रचार का बेहतरीन उदाहरण पड़ोसी देश ही है, जो काल्पनिक और मनगढ़ंत डोजियर वितरित कर रहा है और निरंतर फर्जी खबरें फैला रहा है। यूरोपीय संघ की दुष्प्रचार लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर फर्जी मीडिया संगठनों के जरिए विध्वंसक गतिविधियों का आरोप लगाया था। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते भारत दुष्प्रचार अभियान का सहारा नहीं लेता। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार का सहारा खासतौर पर वो लेते हैं जिनका ओसामा बिन लादेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय वांछित आतंकी को छिपाने का रिकॉर्ड होता है और 26/11 मुंबई हमले जैसे अपने ट्रैक को कवर अप करने की विफल कोशिश करते हैं। श्रीवास्तव ने कहा, इस मामले में हमारी स्थिति और जमीनी हकीकत सर्वविदित है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते मैं ऐसे दुष्प्रचार को गौरवान्वित नहीं करना चाहता। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा हाल ही में जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भारत के शहतूत बांध का निर्माण करने की घोषणा पर श्रीवास्तव ने कहा कि विदेश मंत्री ने घोषणा की थी कि बांध को लेकर भारत और अफगानिस्तान सहमति पर पहुंच गए हैं। समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की संभावना है। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि चीन के साथ पिछले वर्ष यह सहमति बनी थी कि कूटनीतिक रिश्तों के 70 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी होगा, लेकिन चीन के साथ डाक टिकट जारी करने की तिथि को लेकर कोई बात नहीं हुई। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को अभी तक लॉन्च भी नहीं किया जा सका है और अब भविष्य में संयुक्त कार्यक्रमों पर आगे बढ़ने का सवाल नहीं है। भारत ने चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक दिन पहले दिए गए उस बयान का भी कड़े शब्दों में प्रतिकार किया है, जिसमें मौजूदा सैन्य तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई थी। भारत ने कहा कि भारत चीन की सीमा पर 6 महीने से स्थिति तनावपूर्ण इसलिए बनी है क्योंकि चीनी पक्ष ने मनमाने तरीके से LAC को बदलने की कोशिश की। यह द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 2014 में कांग्रेस की हार के लिए सोनिया मनमोहन जिम्मेदार, प्रणब मुखर्जी की किताब में खुलासा। जी हां दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में कांग्रेस के पतन को लेकर कई खुलासे किए हैं। अगले साल बाजार में आने वाली इस किताब में 2014 में कांग्रेस को मिली हार के कारणों का भी विश्लेषण किया गया है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति की किताब में कहा गया है कि हार के लिए काफी हद तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जिम्मेदार थे। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस नेतृत्व संकट से गुजर रही है, इस किताब में की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा होने की आशंका है। प्रणब मुखर्जी अपने निधन से पहले संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स लिख चुके थे। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह किताब जनवरी 2021 से पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। मुखर्जी का कोरोना संक्रमण के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण इसी साल अगस्त में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। किताब में पश्चिम बंगाल के एक गाँव से देश के राष्ट्रपति भवन तक के उनके सफर के बारे में बताया गया है। साथ ही कांग्रेस के पतन और पार्टी में उपजे मतभेदों पर भी प्रकाश डाला गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत से डर गया ड्रैगन, सफेद आफत से घबराए चीन के सैनिक। जी हां दोस्तों, चीन खुद को बहुत बड़ा तीसमार खां समझ रहा था। लद्दाख में भारतीय सैनिकों को भपकी देने की कोशिश कर रहा था। अब उसी ड्रैगन और उसके सैनिकों की तमाम हेकड़ी निकल गई है। एक सफेद आफत से PLA के सैनिक ऐसे घबराए हुए हैं कि अब भारतीय सेना से मुकाबला करने के नाम पर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। ये सफेद आफत ऐसी है जिससे हमारे सैनिक वर्षों से खेलते आ रहे हैं। अब आलम यह है कि ड्रैगन बातचीत की टेबल पर भी आने को तैयार हो गया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन दोनों के ही हजारों सैनिक हड़कंपाऊ ठंड के बावजूद तैनात हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि कड़ाके की ठंड और बर्फबारी में चीनी सैनिकों के हौसले पस्त होने लगे हैं। फॉरवर्ड पोजीशनों पर उसके सैनिक हर रोज बदले जा रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से उन्हीं लोकेशंस पर सैनिक काफी लंबे वक्त तक टिक रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि भारतीय सैनिक पहले भी इन पोजीशन पर तैनात रहे हैं और वो इस मौसम से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जबकि चीनी सैनिक इस तरह के मौसम में रहने के आदी नहीं है। लिहाजा उन्हें ऐसी पोस्टों पर वक्त बिताने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान से तिलमिलाया चीन, तनाव के लिए उल्टा भारत को ठहराया कसूरवार। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 8 महीने से चले आ रहे भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के दिए बयान से चीन तिलमिला गया है। इसके बाद वह दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर उल्टा भारत पर ही दोष मढ़ रहा है। बीजिंग ने गुरुवार को कहा कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही उसने LAC पर चल रहे विवाद के लिए नई दिल्ली को कसूरवार ठहराया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियिंग ने कहा, भारत और चीन
के बीच अच्छे संबंध बहाल करने के लिए सामान्य प्रयासों की आवश्यकता थी। बीजिंग की तरफ से यह प्रतिक्रिया बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक इंटरनेशनल थिंक टैंक के साथ चर्चा के दौरान दिए गए बयान पर आया है। जयशंकर ने कहा कि सीमा पर पिछले कई महीने से चले आ रहे गतिरोध के चलते द्विपक्षीय संबंध पिछले 3-4 दशक में सबसे मुश्किल स्थिति में है। मौजूदा तनाव और सीमा पर शांति को बनाए रखने के लिए बने द्विपक्षीय संबंधों के उल्लंघन में बीजिंग की भूमिका का हवाला देते हुए जयशंकर ने कहा, अब कुछ कारणों से चीन पूर्वी लद्दाख में नियमों के उल्लंघन को लेकर 5 अलग तर्क दे रहा है। चीन के साथ 5 मई के बाद से ही LAC पर विवाद बना हुआ है, जिसके चलते नई दिल्ली और बीजिंग के प्रयासों के बावजूद दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर दूरियां बन गई हैं। जयशंकर के बयान पर जब चीनी विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उन्होंने पहले की ही तरह समस्या के लिए नई दिल्ली को कसूरवार ठहराया। हुआ चीनिंग ने कहा, सीमा क्षेत्र में स्थिति बहुत स्पष्ट है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से भारतीय पक्ष के पास है। दोनों देशों के बीच बने समझौतों का चीन कड़ाई के साथ पालन कर रहा है और सीमा पर शांति बहाली और स्थायित्व लाने के लिए बातचीत से समाधान को लेकर प्रतिबद्ध है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।